स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21 जिसका टाइटल है सेल साइकिल का। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका टाइटल है सेल साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एक छोटा सा प्लांट है वो बड़ा हो जाता है, एक छोटा बेबी बड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि जब हम छोटे थे हमारी बॉडी में नंबर ऑफ़ सेल्स कम थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी बॉडी में सेल्स की तादाद बढ़ती गई। ट्रिलियंस ऑफ सेल पर मुश्तमिल हमारी बॉडी है और ये तमाम सेल एक सेल से वजूद में आए हैं जो कि स्पर्म एग की फ्यूजन से बना था, ज़ाइगोट। इसी तरह जितने भी एनिमल्स हैं, बड़े साइज़ के एनिमल हैं, छोटे साइज़ के एनिमल हैं, उनकी बॉडी में हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों सेल्स मौजूद हैं। पौधों की बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। तो ये सेल जिस प्रोसेस के नतीजे में वजूद में आते हैं उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। यानी सेल एक सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ इवेंट से गुजरता है, उसके नतीजे में नए सेल पैदा कर देता है। यानी मसलन अगर एक सेल होगा तो जब वो एक बार सेल साइकिल से गुजरेगा तो 2 सेल कर देगा, फिर सेल साइकिल से गुजरेगा तो वो दोनों 2 2 और 4 कर देंगे, फिर 4 8 कर देंगे। तो सेल साइकिल वो प्रोसेस है जिसके नतीजे में सेल्स अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। अब ये जो सेल साइकिल है ये किसी रैंडम इवेंट्स पर मुश्तमिल नहीं होता। सेल साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये एक सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पर मुश्तमिल है जो कि मेनली 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। जैसे ही सेल बनता है उसका सेल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो सेल में चेंजेस आते हैं वो ये होते हैं कि पीरियड ऑफ ग्रोथ, सेल के अंदर ग्रोथ होती है, सेल के साइज़ बढ़ता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो उनकी तादाद बढ़ती है, राइबोसोम्स हैं तो उनकी तादाद, एंजाइम की, प्रोटीन की, जो भी सेल की ग्रोथ के लिए चीज़ें रिक्वायर हैं वो उसमें पैदा होती हैं। उसके बाद एक बहुत ही अहम इवेंट होता है, वो होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेल बड़ा हो जाता है, एंजाइम बना लेता है, राइबोसोम, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए और इस तरह मतलब जो ये चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है। जब डीएनए डबल होता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए बनना। डीएनए दुगना हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डबल हो जाती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। उसके बाद होती है सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करता है और डॉटर सेल्स बना देता है। तो डियर स्टूडेंट, सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या बनेगी? सेल साइकिल इज़ अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच इन्वॉल्व्स द पीरियड ऑफ ग्रोथ। नंबर 1, सबसे पहले जो सेल बना है, जैसे ही कोई सेल वजूद में आया है उसका सेल साइकिल स्टार्ट हो गया। सबसे पहले उस सेल के अंदर ग्रोथ के चेंजेस आएंगे। जब उसमें ग्रोथ के चेंजेस अकम्प्लिश हो जाएंगे तो वो अपने डीएनए को दुगना कर लेगा, डबल कर लेगा, डीएनए से डीएनए बनेगा, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाएगी तो सेल्स से नए डॉटर सेल्स बन जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट, सेल साइकिल की ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप बुक से भी कंसल्ट कर लें। द सेल अंडरगोज अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ चेंजेस which involves number 1 period of growth, number 2 replication of DNA, number 3 cell division. These all sequence of events collectively known as cell cycle. इन तमाम sequence of events को मजमूई तौर पर कहा जाता है cell cycle. Dear student, cell cycle को समझने के लिए हम इसको मुख्तलिफ इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो सेल साइकिल को डिवाइड किया जाता है 2 मरहलों के अंदर। पहले मरहले को इसके कहते हैं इंटरफेज। द फर्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज नोन एज इंटरफेज। इंटरफेज को आप नॉन डिवाइडिंग फेज भी कह सकते हैं। नॉन डिवाइडिंग फेज कह दें, इंटरफेज कह दें, एक ही बात है। और ये वो फेज़ है जिसमें सेल अपना 90% टाइम कंज्यूम करेगा। यानी अगर सेल साइकिल में 24 घंटे लगते हैं
तो उसमें से 90% टाइम सेल कौन सी फेज़ में गुजारेगा, नॉन डिवाइडिंग फेज़ में गुजारेगा। जितना भी अगर 100 मिनट लगते हैं तो 90 मिनट्स गुजारेगा। तो इंटरफेज़ लॉन्गेस्ट फेज़ है, इंटरफेज़ जो है वो सबसे लेंथी फेज़ है। इसको मिसलीडिंगली इनिशियली लोग इसको कहते थे रेस्टिंग फेज़, क्योंकि वो समझते थे इसके अंदर सेल में कोई चेंज नहीं आता। तो मिसलीडिंग नेम है इसका, रेस्टिंग फेज़ इसको कहा जाता था, बट ये बेटर इसके लिए क्या है, इंटरफेज़। बाद में पता चला इट इज़ अ फेज़ ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके दौरान बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और इस वजह से इसका नाम चेंज करके रेस्टिंग फेज़ से इंटरफेज़ कर दिया गया। इसको मज़ीद 3 मरहलों में डिवाइड किया जाता है। इंटरफेज़ इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। पहली फेज़ को इसकी कहते हैं G1 फेज़। G1 फेज़ का मतलब होता है गैप 1 फेज़। G1 फेज़ का मतलब है गैप, G स्टैंड्स फॉर गैप। अच्छा, क्योंकि ये फेज़ जो है माइटोटिक फेज़ से माइटोटिक फेज़ के बाद आती है। एक तो होगी ना इसकी इंटरफेज़, दूसरी इसकी फेज़ होती है माइटोटिक फेज़, जिसको आप डिवाइडिंग फेज़ भी कह सकते हैं। माइटोटिक फेज़ कह दो, डिवाइडिंग फेज़ कह दो, एक ही बात है। और इसमें 10% सेल साइकिल का टाइम कंज्यूम होता है। यानी अगर एक ह्यूमन सेल की हम एग्जांपल लें तो वो 24 आवर्स में डिवाइड करता है, जिसमें से 23.5 आवर्स, 23.5 घंटे वो गुजारेगा इंटरफेस में, और सिर्फ 30 मिनट्स, आधा घंटा उसको लगेगा माइटोटिक फेज़ में। तो क्योंकि ये माइटोटिक फेज़ से पहले आती है के बाद आती है G1 फेज़, या जब सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही फेज़ आती है, तो इसलिए इस G1 फेज़ को एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है पोस्ट माइटोटिक फेज़। पोस्ट माइटोटिक फेज़, पोस्ट माइटोटिक फेज़ कह दें, G1 फेज़ कह दें, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो फेज़ आती है इसको कहा जाता है S फेज़। S फेज़ का मतलब है सिंथेसिस फेज़। S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, और DNA की सिंथेसिस होती है, अभी उसकी डिटेल्स की तरफ आते हैं। फिर आती है G2 फेज़। G2 फेज़ क्योंकि M फेज़ से पहले आती है, इसलिए इसको कहा जाता है प्री माइटोटिक फेज़। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरफेज़ जिसको नॉन डिवाइडिंग फेज़ कहते हैं, जिसको रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं, जिसमें सेल साइकिल का 90% टाइम कंज्यूम होता है, इट इज़ अ फेज़ ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इज़ डिवाइडेड इनटू 3 phases. That is, number 1 is the G1 phase, gap 1 phase, post-mitotic phase. Number 2 is the S phase, synthesis phase. Number 3 is the G2 phase, which is the pre-mitotic phase. तो 3 phases में इसको डिवाइड किया जाता है, G1 phase, S phase, G2 phase. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम इन phases को इन डिटेल स्टडी करते हैं, और माइटोटिक फेज़ को हम अलहदा स्टडी करेंगे कि G1 फेज़ में क्या चेंजेस आते हैं। एक यहाँ पर रूल याद रख लें कि हर फेज़ सेल को प्रिपेयर करती है फॉर द नेक्स्ट फेज़, यानी G1 फेज़ सेल को प्रिपेयर करेगी फॉर द S फेज़, S फेज़ सेल को प्रिपेयर करेगी फॉर द G2 फेज़, G2 फेज़ के चेंजेस सेल को प्रिपेयर करेंगे फॉर M फेज़, यानी कि M फेज़ से एब्रीवेट करते हैं माइटोटिक फेज़ को। तो इन फेजेस को डियर स्टूडेंट्स अगर हम एक साइक्लिक मैनर के अंदर इनको ड्रॉ करें, एक साइक्लिक वे में इनको ड्रॉ करके अगर हम देखें, तो सबसे पहले जैसे ही कोई सेल वजूद में आता है उसमें G1 फेज़ आती है। G1 फेज़ के बाद वो मूव करता है टू S फेज़,
एस फेज़ के बाद वो मूव करता है टू G2 फेज़, और G2 फेज़ के बाद इसमें आएगी M फेज़। यानी आप यहाँ से और इसके बाद डॉटर सेल्स बन के फिर दोबारा से, यानी 90% टाइम इन फेजेस में कंज्यूम होगा, G2S, G1S और G2 फेज़। अब ये क्योंकि आप देख रहे हैं M फेज़ के बाद आ रही है, इसलिए इसको कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज़। और ये फेज़ क्योंकि M फेज़ से पहले आ रही है G2 फेज़, इसलिए इसको कहा जाएगा प्री माइटोटिक फेज़। प्री। कुछ सेल्स क्या होते हैं, वो G1 फेज़ से एग्ज़िट करके एक और फेज़ में दाखिल हो जाते हैं जिसको कहते हैं नो गैप G0 फेज़, और वो हमेशा फिर इसी फेज़ में रहते हैं। इनकी एग्ज़ाम्पल में हम लेते हैं आई लेंस, इसके अलावा न्यूरॉन्स, इसके अलावा मसल्स। तो G0, अब G0 फेज़ आप देख रहे हैं, ये तो सेल साइकिल है, G1S, G2, M फेज़, ये सेल साइकिल से बाहर है। तो दो सेल्स विच एग्जिट द सेल साइकिल विल एंटर इनटू अनदर फेज़ विच इज़ नोन एज G0 फेज़। G0 फेज़ का मतलब है नो गैप फेज़, एंड सम ऑफ द सेल्स परमानेंटली रिमेन हेयर। इन सेल्स को कहा जाएगा परमानेंट सेल्स। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि किडनी लिवर के सेल्स, किडनी एंड लिवर के सेल्स, वो होते G0 फेज़ में हैं, बट दे कैन कम बैक टू द सेल साइकिल ऑन द नीड ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये वापस आ सकते हैं सेल साइकिल में। इनको कहा जाएगा सेमी परमानेंट, यानी ऑन द नीड ऑफ द बॉडी दे कैन डिवाइड, दे कैन कम बैक टू द सेल साइकिल। बहरहाल एक बात याद रख लें कि G0 फेज़ कौन सी फेज़ है, ये सेल साइकिल की फेज़ नहीं है। जब कोई सेल साइकिल से एग्जिट करेगा तो वो जिस फेज़ में आएगा इसको कहा जाएगा G0 फेज़। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि G0 फेज़ में जो सेल्स होते हैं वो किस फेज़ से एग्जिट करके आते हैं। तो यहाँ आप इजीली देख सकते हैं G0 फेज़ में जो सेल्स होंगे वो G1 फेज़ से एग्जिट करके G0 फेज़ में जाएंगे। और कौन से सेल्स हैं जो सारी ज़िंदगी हमेशा वंस दे आर फॉर्म, वंस दे बिकम मेच्योर, थ्रू आउट लाइफ दे रिमेन इन G0 फेज़, उसमें आते हैं ये वाले परमानेंट सेल्स, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं, आई लेंस, न्यूरॉन, मसल्स। अच्छा, किडनी और लिवर के सेल्स भी कौन सी फेज़ में होते हैं जब मेच्योर होते हैं? G0 फेज़ में। बट ऑन द नीड, बोन के सेल भी कर सकते हैं आप इसमें, ऑन द नीड ऑफ द बॉडी दे कैन रिटर्न टू द सेल साइकिल, तो इनको कहते हैं सेमी परमानेंट सेल। तो अगर आपसे कहा जाए कि परमानेंट सेमी परमानेंट सेल्स मेच्योर होकर कौन सी फेज़ में होते हैं, तो हम कहते हैं G0 फेज़ में होते हैं। वो G0 फेज़ में सेल साइकिल से कहाँ से एग्जिट करके आते हैं? G1 फेज़ से एग्जिट करके आते हैं। परमानेंट सेल्स तो वो होते हैं जो सेल साइकिल में रिटर्न होते ही नहीं हैं, जैसे कि आई लेंस, मसल्स, न्यूरॉन। जो सेमी परमानेंट हैं, यानी किडनी लिवर को कोई डैमेज हो गया, बोन को कोई डैमेज हो गया, वो दोबारा डिवाइड करके किडनी के सेल, लिवर के सेल बना सकते हैं। तो वो G0 फेज़ से जब सेल साइकिल में री एंटर होते हैं, तो कौन सी फेज़ में री एंटर होते हैं? ये एरो आपको बताएगा, S फेज़ में री एंटर होते हैं। तो ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको अंदाज़ा हो गया फेजेस का। अच्छा, अब G1 फेज़ में क्या चेंजेस आएंगे? G1 फेज़ विल प्रिपेयर द सेल फॉर S फेज़। एक तो G1 फेज़ से जो सेल्स एग्जिट कर जाएंगे, दे विल एंटर इनटू G0 फेज़, वो उसको हमने अलहदा कर दिया। तो G1 फेज़ में जो सेल्स हैं वो सेल को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर S फेज़। इट इज़ अ फेज़ ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होगा? हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी इसके दौरान, और इसके दौरान एंजाइम्स बनेंगे, इसके दौरान प्रोटीन्स बनेंगी, इन विच नॉर्मली सेल्स ग्रोज इन साइज, सेल साइज में ग्रो करेगा, एंजाइम बनाएगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी, डीएनए के बेस यूनिट्स इकट्ठे होंगे, सॉरी, इसमें सेल मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स बनेंगे, इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया
उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर डीएनए के बेसिस एडिनिन, गवानीन, थायामीन, साइटोसिन, इनको इकट्ठा किया जाएगा। तो जब ये फेजेस अकम्प्लिश हो जाएंगे तो फिर होगी डीएनए की रेप्लिकेशन, और जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो इस फेज़ को कहा जाएगा एस फेज़। रेप्लिकेशन की तैयारी किस फेज़ में की जाएगी? G1 फेज़। तो अब आप इन चेंजेस को ज़रा एक नज़र बुक से भी देख लें, बुक की वर्डिंग्स में। G1 इज़ द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक चीज़ें होंगी इसके अंदर। सेल नॉर्मली ग्रोज इन साइज़ में सेल बड़ा होगा, सेल में स्पेसिफिक एंजाइम बनेंगे। अब वो कौन से एंजाइम है? देखें, डीएनए रेप्लिकेशन होनी है एस फेज़ में, मगर रेप्लिकेशन कराने के एंजाइम कहाँ बन रहे हैं? G1 फेज़ में। तो एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशंस आर सिंथेसाइज्ड इन G1 फेज़। अब एंजाइम बनाने के लिए क्या चाहिए? राइबोसोम्स चाहिए, वो भी बनेंगे यहाँ पे। सिंथेसिस एंड आर सिंथेसाइज्ड डीएनए बेसिस जो डीएनए को बनाते हैं, एडिनिन, गवानीन, थायामीन, और इसमें चाहिए होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स चाहिए होते हैं, और इसमें और डीएनए के बेसिस चाहिए, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, शुगर चाहिए होते हैं, आर अकोमुलेटेड इन फॉर डीएनए से। पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी इसको कहते हैं। इससे अगर सेल एग्जिट करे तो वो G0 फेज़ में आ जाता है। रिमेन डेज, वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स इन दिस फेज़, जैसे कि नर्व सेल्स, आई लेंस के सेल्स सारी ज़िंदगी इसमें रहते हैं। इवन लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रोलिफरेटिंग फर्दर, बगैर डिवाइड किए। फॉलोइंग द G1 फेज़ इज़ एस फेज़। G1 फेज़ के बाद एस फेज़ है, ड्यूरिंग विच डीएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड द क्रोमोसोम नंबर इज़ डबल। अब डियर स्टूडेंट, ये जो बुक में एक लाइन लिखी है, ये लाइन गलत है टेक्निकली। यहाँ पर लिखना चाहिए था क्रोमेटिड नंबर इज़ डबल्ड। क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता इसमें, क्रोमेटिड का नंबर डबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से ये एक ड्रॉ करते हैं, ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम कंसिडर किया जाएगा, या अगर ऐसे भी है तो ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम कंसिडर किया जाएगा। पर इफ़ इट इज़ अ वन क्रोमोसोम, अगर ये वन क्रोमोसोम है, अब ये बड़ी अहम बात है, आपने अच्छी तरह इसको समझ लेनी है। इफ़ इट इज़ अ वन क्रोमोसोम एंड इट हैज़ वन क्रोमेटिड, इसमें वन क्रोमेटिड है, तो इसमें वन डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, एक डीएनए का मॉलिक्यूल होगा। यानी इस तरह की शेप का, फॉर एग्जांपल इस तरह की शेप का अगर एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इसमें एक क्रोमेटिड है, इसमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। जब ये एस फेज से गुजरेगा तो इसमें बन जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये पूरे का पूरा मैंने कहा आपको एक क्रोमोसोम और एक क्रोमेटिड था और एक डीएनए का। जब ये इस तरह का हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे, अब ये क्या है, अब भी ये वन क्रोमोसोम ही है, क्रोमोसोम एक ही है, मगर इसके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जिसके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उसके पास हम कहेंगे टू क्रोमेटिड्स हो गए, यानी क्रोमेटिड्स डबल हुए हैं। वन क्रोमेटिड से कितने हो गए? टू। क्रोमोसोम एक ही रहा है। क्रोमोसोम इसको कहेंगे ये नॉन डुप्लीकेटेड है या नॉन रेप्लिकेटेड है, और ये वाला क्या है, ये डुप्लीकेटेड है। तो आफ्टर डुप्लीकेशन, देखें डुप्लीकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्रोमोसोम के लिए, रेप्लिकेट का डीएनए के लिए। तो डीएनए डबल होगा तो डीएनए की रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स डबल होंगे तो डुप्लीकेशन। ये एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम, एक डीएनए था, इसमें एक ही क्रोमोसोम है मगर क्रोमेटिड्स कितने हो गए? दो। जब क्रोमेटिड्स दो होंगे तो डीएनए के मॉलिक्यूल भी कितने हो जाएंगे? दो। तो ये बात आप अपने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। ये बुक में स्टेटमेंट लिखी तो है, हम पढ़ भी लेंगे ऐसे ही कि क्रोमोसोम नंबर डबल, बट टेक्निकली क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, क्रोमेटिड्स का नंबर डबल होता है। ये जो मैंने एक डायग्रामेटिकली पिक्चर यहाँ बनाई है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हम इसके हवाले से कुछ एंट्री टेस्ट के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स भी हो सकते हैं। जब उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं तो वो डुप्लीकेटेड होता है, और जब उसमें जस्ट वन क्रोमेटिड होता है, उसकी कॉपीज़ नहीं होती, तो वो नॉन डुप्लीकेटेड होता है। एक क्रोमेटिड में एक ही डीएनए का पूरा लंबा मॉलिक्यूल होता है, वो जितना मर्जी कॉइल्ड हो,
और जब 2 क्रोमेटिड होंगे 2 डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे। तो क्रोमोसोम्स इस तरह की शेप से इस तरह की शेप में आ जाए तो क्रोमोसोम एक ही रहे, मगर क्रोमेटिड्स की तादाद जो है ना वो डबल हो गई है। तो ये बात आपने, ये चेंजेस आएंगे एस फेज़ में। एस फेज़ के बाद डियर स्टूडेंट्स आएगी G2 फेज़, और क्रोमोसोम की सिंथेसिस फेज़ के बाद जिसमें डीएनए सिंथेसाइज एंड द क्रोमोसोम नंबर बुक के मुताबिक डबल, विच इनिशिएट G1 G2 फेज़ प्री माइटोटिक फेज़ विल प्रिपेयर द सेल फॉर M फेज़। अब ये G2 फेज़ सेल को M फेज़ के लिए प्रिपेयर करेगी। इसमें क्या चीज़ें बनेंगी, इसमें सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए, क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होंगे, प्रोटीन चाहिए होंगी, आरएनए चाहिए होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स के लिए चाहिए होंगे। तो ये सारी चेंजेस जब सेल के अंदर आ जाएंगी तो ये G2 फेज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इनका टाइम जो दिया हुआ है, कोई भी सेल जो है वो 9 आवर्स ह्यूमन बीइंग का सेल स्पेंड करता है G1 फेज़ में, ये इंपॉर्टेंट MCQ के पॉइंट है। 10 आवर्स स्पेंड करता है S फेज़ के अंदर, और 4.5 आवर्स स्पेंड करता है G2 फेज़ के अंदर। तो इन तीनों फेजेस में मिला के कितना टाइम लगेगा, 23.5 आवर्स। उसमें से 9 घंटे G1 फेज़ में, 10 घंटे S फेज़ में, G2 फेज़ में 4.5 आवर्स। तो इन तीनों में से लॉन्गेस्ट फेज़ होगी S फेज़, शॉर्टेस्ट होगी G2 फेज़। बाकी इनका टाइम आपको याद रखना है। और 30 मिनट सिर्फ लगेंगे M फेज़ में। तो पूरे सेल साइकिल का जो टाइम है वो है 24 आवर्स का, उनमें से 23.5 आवर्स टाइम है इन तीनों का मिला के इंटरफेस का, और 30 मिनट का टाइम है एम फेज़ का, माइटोटिक फेज़ का। एक यहाँ पे MCQ का पॉइंट दिया हुआ, ये ह्यूमन सेल था 24 आवर्स का। यीस्ट अपना सेल साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है, तो यीस्ट डियर स्टूडेंट्स अपना सेल साइकिल कंप्लीट करता है जस्ट 90 मिनट्स में। तो ये चीज़ें अक्सर MCQ के अंदर आ जाती हैं कि यीस्ट अपना सेल साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 90 मिनट्स में। ह्यूमन बीइंग कितने में कंप्लीट करता है, 24 आवर्स में। ह्यूमन बीइंग की इंटरफेस में कितना टाइम लगता है, 23.5 आवर्स लगते हैं। G1 का कितना टाइम है, 9 आवर्स। S फेज़ का कितना है, 10 आवर्स। G2 फेज़ का कितना है, 4.5 आवर्स। और 30 मिनट्स किस में लगते हैं, M फेज़ में लगते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये सेल साइकिल का हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसको कंप्लीट किया है। इसमें मैं बता दूँ आपने जो चीज़ें याद रखनी है डेफिनेशन के लिए, सबसे पहले तो सेल साइकिल की डेफिनेशन है, फिर इंटरफेज़ है, पीरियड बिटवीन 2 कंसेक्टिव सेल डिवीजन को, यानी 2 M फेजेस के बिटवीन इंटरफेज़ होती है, इसको मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। फिर सेल डिवीजन को माइटोटिक फेज़। इंटरफेज़ की ये 3 फेजेस हैं। G1 को पोस्ट माइटोटिक फेज़ कहते हैं, G2 को प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं, और इन दोनों के बिटवीन S फेज़ होती है। G1 का मतलब गैप 1 है, S का मतलब सिंथेसिस है, G2 का मतलब सेकंड गैप है और प्री माइटोटिक फेज़ है, और नो गैप को G0 फेज़ कहते हैं। इन फेजेस में आने वाले चेंजेस, इनमें होने वाला जो टाइम है, ये आपने इसमें याद रखना है। अब ये आपकी बुक में एक सेल साइकिल फर्स्ट पेज पर डिस्क्राइब किया हुआ है, इसमें भी ज़रा देख लें। पहले नंबर पर देखें लिखा हुआ है G1 फेज़, और इसमें ये क्रोमोसोम वाला एक सेल एंटर हुआ है। इसमें एक क्रोमोसोम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। G1 फेज़ से ये जब नेक्स्ट फेज़ में गया, इसमें डीएनए की सिंथेसिस यानी S फेज़ हुई, तो इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए। सिस्टर क्रोमेटिड ऐसा क्रोमोसोम हो गया, इसमें क्रोमोसोम एक ही रहे, क्रोमेटिड्स 2 हो गए, डीएनए के 2 मॉलिक्यूल हो गए। फिर इसके बाद इसमें G2 फेज़ आई। G2 फेज़ के बाद जब सेल डिवाइड किया, डिवाइडिंग फेज़ को M फेज़ कहते हैं, तो 2 डॉटर सेल बन गए। सेम चेंजेस फिर इनके अंदर आएंगे और यही प्रोसेस रिपीट होगा। अब डियर स्टूडेंट, इस सेल साइकिल के को हमने डिस्कस किया, इंटरफेस को डिस्कस किया, उनकी डिटेल्स डिस्कस की। अब जो माइटोटिक फेज़ है ना, इसके 2 तरीके हैं। एक है माइटोसिस, दूसरा तरीका है मियोसिस का। डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ें डायग्रामेटिकली बनाएंगे। ये जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, इसको आपने बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और इसमें आने वाले चेंजेस को। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको कैसे पता चलेगा कि सेल माइटोटिक फेज़ में है या इंटरफेज़ में है। तो अगर कोई सेल इस तरह से हमें नज़र आता है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है,
जिसके अंदर क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमेटिन मौजूद है, और इसमें पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रोसोम कह दें आप इसको। अब इस सेल को अगर आप देखें, ये तस्वीर आप बना भी लें, ये इंटरफेज है। अब इसकी क्या पहचान है, देखें इस फेज़ में आपको न्यूक्लियर इन्वेलप इंटैक्ट कायम नज़र आ रहा है, इस फेज़ में आपको न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा है, क्रोमेटिन नज़र आ रहा है, इसमें सेंट्रियोल नज़र आ रहा है। ना तो इसमें स्पिंडल फाइबर बने हुए नज़र आ रहे हैं, ना इसमें क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, ना इसमें क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। तो इस तरह की शेप का अगर सेल आपको नज़र आता है जिसमें न्यूक्लियस कायम हो, क्रोमेटिन मौजूद हो, न्यूक्लियोलस मौजूद हो, तो ये डेफिनेटली इंटरफेज़ है। अब इसके बाद जो माइटोटिक फ़ेज़ है ना, उसकी कुछ फेजेस की मैं आपको नाम बता देता हूँ, इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो माइटोसिस है इसको दो मरहलों में डिवाइड किया जाता है। पहले मरहले को इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियन से ये निकला है लफ्ज़, और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि माइटोसिस की जो पहली फेज़ है वो कैरियोकाइनेसिस है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। इसकी अब 4 फेजेस हैं। पहली फेज़ को इसकी कहेंगे प्रोफेज़, दूसरी फेज़ को इसकी बोलेंगे मेटाफेज़, तीसरी फेज़ को इसकी बोलेंगे एनाफेज़, चौथी फेज़ को इसकी बोलेंगे टीलोफेज़। अच्छा, अब ये कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल हो जाएगी। अब इसकी दूसरी फेज़ आएगी जिसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। अब अक्सर स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं कि ये साइटोकाइनेसिस क्या है, तो वो कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ऐसा नहीं है, साइटोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ होल सेल, पूरा सेल के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाने को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाता है कि माइटोटिक फेज़ को कितनी फेजेस में डिवाइड किया जाता है, तो हम कहेंगे माइटोसिस की 2 फेजेस हैं। कौन कौन सी? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ होल सेल। यहाँ पे साइटोप्लाज्म को रेफ़र नहीं कर रहा, साइटो सेल को रेफ़र कर रहा है। वैसे भी साइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर को। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ होल सेल। अब कैरियोकाइनेसिस की 4 फेजेस हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। तो 4 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही फेजेस स्टडी करेंगे कि माइटोसिस का प्रोसेस क्या है, उसमें प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ में क्या चेंजेस आते हैं। तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने सेल साइकिल के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, इंटरफेज़ को स्टडी किया, इनकी G1, S फेज़, G2 फेज़, G0 फेज़ को स्टडी किया, और इनमें होने वाला टाइम और इनमें आने वाले चेंजेस, और थोड़ा सा माइटोसिस का इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोसिस की फेजेस को स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।